नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रीन टीवी में। आप देख रहे हैं देश डायरी और मैं हूं सौरभ शर्मा। यहां पर हम आपको किसान, खेतीबाड़ी, सामाजिक व्यवस्था में हो रहे बदलाव और लोगों की सेहत से जुड़ी तमाम जानकारी से रूबरू कराते हैं। साथ ही बताते हैं देश में हो रही कुछ खास हलचलों के बारे में। तो आइए एक नजर डालते हैं हमारी देश डायरी के कुछ खास पन्नों पर। आज हम बात करेंगे भारत में हरी मिर्च निर्यात के बारे में, जानेंगे दूध उत्पादन के बारे में, बताएंगे फसलों में येलो रेस्ट और तेला बीमारी के बारे में, समझेंगे कि कैसे दलहन की ग्रीष्मकालीन खेती की जा सकती है। साथ ही बात करेंगे पंजाब के मधुमक्खी पालकों के लिए क्या है अच्छी खबर। भारत से हरी मिर्च का निर्यात एक बार फिर से जोर पकड़ने वाला है। भारतीय आयातकों द्वारा घटिया गुणवत्ता वाली हरी मिर्च निर्यात करने के कारण सऊदी अरब ने मई 2015 में हरी मिर्च के आयात पर पाबंदी लगा दी थी, जिसे अब फिर से हटा लिया गया है। सऊदी अरब ने भारत की हरी मिर्च के आयात पर लगी 7 महीनों पुरानी पाबंदी हटा ली है। भारतीय आयातकों द्वारा खराब गुणवत्ता वाला माल भेजने की वजह से मई 2015 में सऊदी अरब के संबंधित प्राधिकरण ने हरी मिर्च के आयात पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया था। स्थानापन्न के बाजार के कम विकल्प होने की वजह से भारतीय हरी मिर्च निर्यातकों के लिए सऊदी अरब बाजार का खुलना बेहद महत्वपूर्ण है। अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे विकसित देशों में भारतीय मिर्च की मांग कम होने के कारण भारतीय निर्यातक मुख्य रूप से पश्चिमी एशियाई देशों की मांग पर निर्भर रहते हैं। हालांकि सब्जियों के निर्यात की कुल मात्रा में इसका प्रतिशत काफी कम रहता है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के मुताबिक भारत का दूध उत्पादन साल 2015-16 में बढ़कर 14.63 करोड़ टन होने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही देश में प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन में भी बढ़ोतरी का आंकड़ा दर्ज किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि भारत का दुग्ध उत्पादन साल 2015-16 में बढ़कर 14.63 करोड़ टन होना अनुमानित है, जबकि दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता भी बढ़कर 302 ग्राम हो गई है, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सुझाई गई न्यूनतम मात्रा से अधिक है। पहली बार दुग्ध उत्पादन में 6.3% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में केवल 2.2% की बढ़ोतरी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भले ही भारत वैश्विक दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर हो, लेकिन प्रति पशु दुग्ध उत्पादकता में वो विकसित डेयरी देशों के औसत से बेहद पीछे है। कीट और रोगों के चलते भारत सरकार ने 4 देशों से सेब और नाशपाती जैसे पौधों के आयात पर रोक लगा दी है। इनकी जगह अब दूसरे देशों से आधुनिक किस्म के पौधे आयात किए जाएंगे। इसमें फलों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही फलों की खेती कीट रोगों से भी सुरक्षित रहेगी। भारत सरकार ने 4 देशों बुल्गारिया, स्पेन, नीदरलैंड और यूके से सेब, नाशपाती और इसी प्रजाति के पौधों के आयात पर रोक लगा दी है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय को इन देशों के पौधों के माध्यम से लगभग 3 दर्जन नई बीमारियों और कीटों के भारत आने की आशंका है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विदेशों से आधुनिक किस्मों के पौधों का आयात किया जा रहा है। अब संबंधित देशों से आयात किए जा रहे पौधों के अधिसूचित रोगों के मुक्त होने पर ही उन्हें भारत लाया जा सकेगा। रोगों से मुक्त पौधों का प्रमाण पत्र साथ लाना जरूरी होगा। नई अधिसूचना के मुताबिक बुल्गारिया से 24 रोग, स्पेन से 11 कीट और रोग, नीदरलैंड से 17 रोग और यूके से 24 कीट और रोग भारत आ सकते हैं। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव उत्पल कुमार सिंह ने इन रोगों और कीटों से मुक्त पौधों का ही आयात करने की अधिसूचना जारी की है। देश में दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने दलहन की ग्रीष्मकालीन खेती करने की मंजूरी दे दी है, जिसके लिए कानपुर में गैर पारंपरिक क्षेत्रों में दलहनी फसलों का प्रसार नाम से 2 दिवसीय कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। अब दलहन की ग्रीष्मकालीन खेती की जाएगी। इस पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की मंजूरी मिल गई है। इसके मुताबिक अप्रैल, मई और जून में जो खेत खाली पड़े रहते हैं, उनमें उड़द और मूंग की खेती की जाएगी। उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के तमाम राज्यों के 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में दलहन की खेती का लक्ष्य तय किया गया है। इससे दलहन की पैदावार करीब 20 लाख टन बढ़ सकती है।
ICAR और IIPR ने कानपुर में गैर पारंपरिक क्षेत्रों में दलहनी फसलों का प्रसार नाम से 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इसका उद्घाटन ICAR के संयुक्त महानिदेशक डॉक्टर DB सिंह ने किया। इन 2 दिवसीय कार्यशाला में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित 10 राज्यों के दलहन विज्ञानी अधिकारियों ने हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के किसानों की स्थिति को बाकी राज्यों के किसानों से बेहतर माना जाता है। प्रदेश के किसान खेती को और भी अधिक उपजाऊ बना सके और अपनी खेती की मिट्टी की भी जरूरी जानकारी रख सके, इसके लिए सरकार प्रदेश में एग्री जंक्शन केंद्र खोलने जा रही है। उत्तर प्रदेश में किसानों को बेहतर सुझाव और सुविधा देने के लिए सरकार प्रदेश में एग्री जंक्शन खोलने जा रही है। इस योजना से जहां किसान मिट्टी की जांच से लेकर खाद कीटनाशक की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, इसके साथ ही मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर खाद पानी का प्रयोग भी इन केंद्रों के जरिए सुझाया जाएगा। वहीं ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन एग्री जंक्शन के लिए उन्हीं युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने कृषि संकाय से शिक्षा प्राप्त की है। इस योजना में सरकार सभी ब्लॉकों में एक एग्री जंक्शन केंद्र खोलने जा रही है, जहां से किसानों को अपनी हर समस्या का हल मिल जाए। सूखे के चलते पहले ही किसानों की 50% तक की फसल बर्बाद हो गई है। वहीं अब जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में गेहूं की फसलों में येलो रेस्ट और सरसों की फसलों में तेला बीमारी का असर भी देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में गेहूं की फसल में येलो रेस्ट के प्रकोप का असर देखा जा रहा है। सीमांत क्षेत्र जहां जमीन में सिंचाई नहीं होती, वहां सूखे के कारण 50% तक का नुकसान हो चुका है। गेहूं की फसल को येलो रेस्ट और सरसों को तेला की बीमारी से नुकसान पहुंच रहा है। किसानों ने कृषि विभाग से फसलों को बीमारी से बचाने के लिए दवाइयां उपलब्ध करवाने की मांग की है। बीते मॉनसून सीजन कम बारिश की मार का असर लगभग सभी राज्यों पर देखा जा रहा है। इसी के चलते उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर जिले के बर्बाद हो गए किसान फसलों की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर जिले में काश्तकार इस फसल के सीजन में बारिश ना होने से परेशान हो चुके हैं। असंचित क्षेत्र की खेती जो पूरी तरह बारिश पर निर्भर रहती है, वहां लगातार लंबे समय से बारिश ना होने से काश्तकारों की मेहनत बर्बाद हो गई है। कई खेतों में फसल उग तक नहीं पाई है। हालांकि बीते दिनों थोड़ी बरसात जरूर हुई थी, लेकिन वो फसल के लिए पर्याप्त नहीं थी। किसान अब बर्बाद हो चुकी फसलों के लिए मुआवजे को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं। फिलहाल जिले में सूखे के हालातों का पता लगाने के लिए सर्वे भी किया जा रहा है। तो फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे किसानों और आम जनता के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ खास पहलों के बारे में। पंजाब में मधुमक्खी पालकों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने कच्चे शहद पर लगने वाले टैक्स को समाप्त करने के साथ ही मधुमक्खी पालकों को देश के दूसरे राज्यों और विदेशों में भेजकर मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण देना भी शुरू कर दिया है। ब्रेक के बाद आप सभी का देश डायरी में एक बार फिर से स्वागत है। पंजाब में मधुमक्खी पालकों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने कच्चे शहद पर लगने वाले टैक्स को समाप्त करने के साथ ही मधुमक्खी पालकों को देश के दूसरे राज्यों और विदेशों में भेजकर मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण देना भी शुरू कर दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कच्चे शहद, उपकरण, बक्से, फूड ग्रेड कंटेनर और वैक्स पर मूल्य वर्धित कर यानी वैट समाप्त कर दिया है। राज्य सरकार ने मधुमक्खी पालन और कृषि में विविधता बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया है। उन्नतिशील शहद उत्पादकों की मांगों पर विचार करने के बाद मुख्यमंत्री ने कच्चे शहद पर वैट समाप्त करने का फैसला जल्द से जल्द लागू करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार के इस कदम से राज्य में शहद उत्पादकता को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही मधुमक्खी पालकों को 50 बक्सों पर दी जाने वाली सब्सिडी अब 100 बक्सों पर लागू होगी और मधुमक्खी पालकों को प्रशिक्षण देने के लिए विदेश और देश के दूसरे राज्यों में भी भेजा जाएगा। बिहार का उत्थान करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चयों का खाका तैयार किया है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली और रोजगार जैसी योजनाओं पर जोर दिया गया है। इन सभी योजनाओं को अगले वित्त वर्ष में शामिल किया जाएगा।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 निश्चयों पर अगले वित्त वर्ष में राज्य सरकार ने निवेश करने का फैसला किया है। इन निश्चयों पर पहले साल में राज्य सरकार 20,000 से 25,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। अगले वित्त वर्ष में राज्य सरकार ने करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करने का फैसला किया है। इसमें करीब 71,500 करोड़ रुपए का योजनागत खर्च होगा, जबकि शेष गैर योजनागत व्यय होगा। नए बजट में राज्य सरकार सबसे ज्यादा जोर शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और बिजली पर देने वाली है। सिर्फ शिक्षा पर राज्य सरकार करीब 10,950 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। चमड़ा, होजरी, इंजीनियरिंग समेत अन्य उद्योगों से जुड़े प्रशिक्षण के लिए उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में टोल रूम का शिलान्यास किया जाएगा। इस टोल रूम में कुशल कर्मचारियों के साथ ही आधुनिक तकनीक वाली मशीनें भी लगाई जाएंगी। बहुप्रतीक्षित टूल रूम का शिलान्यास इस महीने उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के परेड स्थित म्योर मिल में किया जाएगा। टूल रूम विकसित करने के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत कर लिया है। टूल रूम के जरिए न केवल कुशल कर्मचारी तैयार किए जाएंगे, बल्कि तमाम उद्योगों के लिए जरूरी उपकरण और डाइज भी बनाई जाएंगी। इसके लिए टूल रूम में तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति भी की जाएगी। टूल रूम में स्नातक से लेकर B.Tech, M.Tech करने वाले युवाओं को प्रशिक्षण की सुविधा होगी। इसमें चमड़ा, हौजरी, इंजीनियरिंग समेत अन्य उद्योगों से जुड़े आधुनिक तकनीक आधारित मशीनों की स्थापना की जाएगी। देश के दूसरे बड़े राज्य के मुकाबले जम्मू कश्मीर के किसान काफी पीछे चल रहे हैं। एक तरफ जहां सभी राज्यों में किसान किसी न किसी खेती में अव्वल बनते जा रहे हैं, वहीं जम्मू कश्मीर के किसान तमाम सरकारी योजनाओं से भी महरूम हैं। जम्मू कश्मीर में कृषि को बढ़ावा देने के लिए 2 सरकारी एजेंसियां काम कर रही हैं। एक कृषि विभाग और दूसरी कृषि विश्वविद्यालय। किसानों को कैसे और किस तरह फायदा पहुंचाया जाए, इसको लेकर कई कवायद शुरू की गई हैं, जो असफल साबित होती दिख रही हैं। जम्मू कश्मीर की जनसंख्या में 78% लोग कृषि, बागवानी, डेयरी फार्म, पशुपालन और इससे संबंधित व्यवसाय पर निर्भर हैं। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल फूड सिक्योरिटी जैसी कई तमाम योजनाएं भी तैयार की हैं। लेकिन जागरूकता के अभाव के चलते किसान तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। हिमाचल प्रदेश सरकार सूबे में कौशल विकास यूनिवर्सिटी खोलने पर विचार कर रही है। जल्द ही हिमाचल सरकार अपनी कौशल विकास नीति को लागू करेगा और विभिन्न व्यवसायों में ट्रेनिंग के लिए आधुनिक तकनीक संस्थान भी खोलेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार सूबे में कौशल विकास यूनिवर्सिटी खोलने पर विचार कर रही है। इससे प्रदेश के हजारों युवाओं को ट्रेनिंग के साथ रोजगार के अवसर मिलेंगे। ये क्षेत्रीय कौशल परिषदें 20 से अधिक केंद्रीय मंत्रालयों और 50 बड़े औद्योगिक संगठनों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये मांग आधारित और गुणात्मक कौशल विकास में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की सहभागी होंगी। हिमाचल कौशल विकास निगम के प्रस्ताव पर इस यूनिवर्सिटी को PPP मोड में खोला जा सकता है। इस यूनिवर्सिटी के खुलने से वोकेशनल, सेकेंडरी स्कूलों और ITI के विद्यार्थियों को भी फायदा मिलेगा। दिल्ली में एक बार फिर से ऑड इवन फॉर्मूला लागू हो सकता है। इस बार इस योजना को लागू करने से पहले सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। साथ ही बड़ी संख्या में लोगों की राय आई है कि फॉर्मूले को नियमित कर दिया जाए। ज्यादातर लोगों की राय है कि दिल्ली की आबो हवा साफ करने के लिए ऑड इवन फॉर्मूले को दोबारा लागू किया जाए। दरअसल ऑड इवन फॉर्मूले को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार ने 2 दिनों तक मोहल्ला सभाओं का आयोजन किया था। सभाओं में शामिल करीब 80% लोग इसको लागू करने के लिए रजामंद दिखे। अगला ऑड इवन फॉर्मूला दिल्ली में 15 अप्रैल से 15 दिनों के लिए लागू किया जाएगा। पिछली बार की तरह इस बार भी दुपहिया और महिलाओं को इसके दायरे में नहीं रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश का ताजनगरी कहे जाने वाला शहर आगरा में अमेरिका के डिज्नीलैंड जैसा थीम पार्क खुलने की योजना बनाई जा रही है। इस पार्क के निर्माण में जहां प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं 2000 लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। उत्तर प्रदेश के आगरा में अमेरिका के डिज्नीलैंड जैसा पार्क बनाया जाएगा। आगरा थीम पार्क के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसकी घोषणा की है। इस पार्क को 100 करोड़ एकड़ में बनाया जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 10,000 करोड़ रुपए है।
जिसका पहला चरण लगभग 5,000 करोड़ रुपए की धनराशि से पूरा किया जाएगा। ये पार्क सिर्फ फिल्म अभिनेता संजय खान की किंगडम कंपनी और उत्तर प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम मिलकर विकसित करेंगे। इससे लगभग 2,000 लोगों को प्रत्यक्ष और लगभग 10,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इसका निर्माण आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के किनारे किया जाएगा, ताकि दिल्ली और लखनऊ की यात्रा करने वाले लोग भी थीम पार्क का लुत्फ उठा सकें। तो देश डायरी में यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में हो रहे कुछ खास बदलावों के बारे में। स्पेन की टेल्गो कंपनी के ट्रेन जल्द ही भारतीय रेल की पटरियों पर दौड़ती हुई नजर आ सकती हैं। रेल के जरिए दिल्ली से मुंबई का सफर करने में अभी 17 घंटे का समय लगता है, लेकिन स्पेन की टेल्गो ट्रेन से इस सफर को महज 12 घंटे में ही पूरा किया जा सकेगा। ब्रेक के बाद आप सभी का देश डायरी में एक बार फिर से स्वागत है। जल्द ही हिमाचल प्रदेश पर्यावरण से छेड़छाड़ किए बिना बिजली पैदा करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। हिमाचल प्रदेश में हाई यील्ड प्रोजेक्टों से हो रहे विनाश को देखते हुए प्रदेश सरकार ने अब छोटे इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट बनाने का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश के राज्य विद्युत बोर्ड ब्यास, रावी और पब्बर नदियों पर इको फ्रेंडली तकनीक से 22 प्रोजेक्ट्स बनाएगा। नदियों के बीच प्राकृतिक रूप से बने भूखंडों में प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे। इन प्रोजेक्ट्स के लिए डैम के बजाय छोटी छोटी झीलों का निर्माण होगा। इन झीलों में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां शुरू की जाएंगी, जिससे प्रदेश में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। राज्य विद्युत बोर्ड ने 22 प्रोजेक्ट्स के लिए साइट्स चिन्हित कर ली हैं। इसके लिए नवीन एवं नवीनीकरण मंत्रालय भारत सरकार ने पहली किश्त बोर्ड को जारी कर दी है। आपात स्थिति में मदद के लिए ऐसे तो कई ऑनलाइन ऐप लॉन्च हुए हैं, लेकिन खाड़ी देशों में ऐसे लोग जो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाते, उनके लिए ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय कामगारों के लिए मेकॉल नाम से एक ऑफलाइन ऐप लॉन्च किया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय कामगारों को खाड़ी क्षेत्र में सहायता प्रदान करने के लिए मेकॉल नाम से एक ऑफलाइन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। भारतीय दूतावास के मुताबिक मिग कॉल उन कामगारों के लिए उपयोगी है जो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अब इस ऐप से उन्हें किसी भी आपात स्थिति में जरूरी सहायता मिल पाएगी। मिग कॉल मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर पर विभिन्न भारतीय भाषाओं हिंदी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इसे डाउनलोड करने के बाद ऐप अपने आप कॉल सूची में 10 हेल्पलाइन नंबरों को सेव कर लेता है। वर्तमान में मिग कॉल केवल 6 खाड़ी सहयोग परिषद देशों कतर, ओमान, यूएई, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब में उपलब्ध है। आने वाले सालों में लकवाग्रस्त लोग भी आसानी से चल फिर सकेंगे, और वो भी एक पेपर क्लिप के आकार जैसे उपकरण की मदद से। इस दिशा में ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने कृत्रिम रीढ़ विकसित की है, जिसका अगले साल परीक्षण किया जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने कृत्रिम रीढ़ विकसित की है। इसकी सहायता से लकवाग्रस्त व्यक्ति भी चलने फिरने में सक्षम हो सकेगा। पेपर क्लिप के आकार का ये खास उपकरण रीढ़ की चोट से जूझ रहे लोगों को कृत्रिम अंगों को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करने की क्षमता देता है। इसकी सहायता से कृत्रिम अंगों को सिर्फ सोचने भर से ही नियंत्रित किया जा सकेगा। फिलहाल इस उपकरण का पहला मानव परीक्षण अगले साल किया जाएगा। स्पेन की टेल्गो कंपनी के ट्रेन जल्द ही भारतीय रेल की पटरियों पर दौड़ती हुई नजर आ सकती हैं। रेल के जरिए दिल्ली से मुंबई का सफर करने में अभी 17 घंटे का समय लगता है, लेकिन स्पेन की टेल्गो ट्रेन से इस सफर को महज 12 घंटे में ही पूरा किया जा सकेगा। स्पेन की कंपनी टेल्गो की ट्रेन को दिल्ली से मुंबई रेल मार्ग की मौजूदा पटरियों पर 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रयोग के तौर पर चलाया जाएगा। इस ट्रायल के परिणाम के आधार पर रेलवे दूसरे रेल मार्गों पर भी तीव्र गति की ट्रेनों का परिचालन शुरू करने पर विचार करेगा। स्पेन की कंपनी ने अपनी हल्की और तेज गति से चलने वाली ट्रेनों को मुफ्त में प्रायोगिक तौर पर चलाने की पेशकश की है। अगर मौजूदा पटरियों पर ही टेल्गो ट्रेन 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, तो दिल्ली से मुंबई की यात्रा में महज 12 घंटे लगेंगे।
देहदान और रक्तदान की आवश्यकता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी, भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर दीपिका शर्मा समेत कई लोकमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। जीते जी रक्तदान और मरने के बाद अंगदान, ये पंक्तियां काफी हैं आपको ये बताने के लिए कि आज हमारे समाज को रक्तदान और देहदान की कितनी आवश्यकता है। लोगों को देहदान और अंगदान के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी, भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर दीपिका समेत कई लोकमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। सिक्किम में राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान का निर्माण होगा। प्रदेश की राजधानी गैंगटॉक में आयोजित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 87वीं वार्षिक आम बैठक में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने इसकी घोषणा की। सिक्किम में राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान का निर्माण होगा। राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान सामान्य रूप से पूरे देश के लिए और विशेष रूप से NEH क्षेत्र के लिए जैविक उत्पादन प्रणाली के लिए अनुसंधान और प्रौद्योगिकीय जानकारी उपलब्ध कराएगा। संस्थान उत्पादकता, संसाधन प्रयोग दक्षताओं और उत्पादन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए दक्ष, आर्थिक रूप से व्यवहारिक और पर्यावरणीय दृष्टि से टिकाऊ जैविक कृषि प्रणालियों पर मूल कार्यनीति परक और अनुकूल अनुसंधान करेगा। इसके अलावा ये देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए स्टेक होल्डरों को वोकेशनल और प्रगत प्रशिक्षण प्रदान करेगा। वित्तीय संसाधन, मानव शक्ति और संरचनात्मक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। तो दोस्तों, आज के लिए देश डायरी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक सामाजिक विकास, खेतीबाड़ी और कृषि से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपके गांव की कोई समस्या हो, कोई जानकारी हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। हमारा पता है ग्रीन टीवी B131 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश, पिन 201301। हमारा ईमेल आईडी है info@greentvindia.com। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120 498 0000, साथ ही 0011।